Hello, friends. How are you? So, now, as decided, we are in the third episode, but that is part 2 of our topic 2 of Unit 2 VEC Course 2. So, everything 2. ICT, Information and Communication Technology and Tools. So, we will see part 2. Let's start with understanding wonderful concept named ICT. व्हाट आर दी आईसीटी टूल्स? आईसीटी के टूल्स कौन से अब ये सारे आपको पता है, लेकिन आपको आंसर अगर लिखना है तो इन टूल्स के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल लिखना पड़ेगा, इसलिए इन टूल्स को समझने का हम प्रयास करेंगे। डेस्कटॉप, एक तो डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, ओके। तो उसके माध्यम से हम आईसीटी टूल्स को, यानी दैट इज आईसीटी टूल विच इज वेरी मच यूज्ड एज अ डेस्कटॉप। लैपटॉप, अब डेस्कटॉप का नया वर्जन जो है वो लैपटॉप है, जो आप कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं, दैट ऑल्सो इज एन इम्पॉर्टेंट आईसीटी टूल। प्रिंटर, printer which is connected with desktop, and printer is used for various purposes, so that printer also features in the list of ICT tools. Then pen drive, pen drive is also important, that we get information from one desktop or one computer, then take it to the other computer. You can share information from one place to the other. You can carry bundle of information in just a small pen drive. So pen drive also is a very important ICT tool. I also carry pen drive whenever I visit any college or any institution to deliver lecture. Then if ICT tools are available there, then I prepare my presentation at my in my computer, and then I take it on my pen drive. So small pen drive I just carry with me, and then I can take it. This is a small pen drive. See, just a small pen drive. So lot of information. This is of 32 GB. So 32 GB information is carried in this small stick. So I carry this with me, and then I can just plug in and my presentation is shown to the students. So it has become very much easy. ICT tools make our whole process very much easy. Okay. Then USB ports are there, and USB, then you can have the hard disk attached to USB. A lot of material, if a bundle of material, you can have a hard disk of 1 TB, 1 terabyte or 2 terabyte or 5 terabyte. Huge hard disks are there. So and I hope, मुझे लगता है कि आपको ये कंप्यूटर का मैं जो बोल रहा हूँ ये आपको लगभग पता होगा कि 32 GB किसे कहते हैं, फिर हार्ड ड्राइव क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होती है, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होती है। तो कंप्यूटर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन बाकी लोगों को भी ये बेसिकली इतना पता होता है क्योंकि अब हम सेलफोन यूज़ कर रहे हैं, तो सेलफोन की कैपेसिटी कितनी है हमको पता होती है ना। 128 GB होता है, जैसे पहले उसको एक्सटेंडेड मेमोरी रहती थी, अब वो फ़ोन में ही उतनी मेमोरी आती है। तो 128 GB होता है या 256 होता है या 512 होता है। तो ये अलग अलग मेमोरी रहती है उसकी फ़ोन की, और वो मेमोरी किस में काउंट होती है तो आपको पता है, KB में काउंट होती है, MB में काउंट होती है, GB में काउंट होती है। तो ये सब USB के जो अलग अलग यूसेजेस है, USB के माध्यम से हम लोग आज अलग अलग USB है, पहले वो अलग USB था, C टाइप USB है। तो USB से हम कोई इंफॉर्मेशन कनेक्ट कर सकते हैं या टूल्स कनेक्ट कर सकते हैं। डेस्कटॉप को हम प्रिंटर्स यूज़ कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। तो USB ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एज ICT टूल्स। देन वाईफाई, टूल्स में वाईफाई इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब तो वाईफाई का कितना महत्व है आपको भी पता है कि हर जगह वाईफाई अवेलेबल होता है। आप एयरपोर्ट पे जाइए, आप रेलवे स्टेशन पे जाइए, कहीं पर भी फ्रीली वो एक्सेस कर सकते हैं। वाईफाई इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। Scanners also are ICT tools. They are used in scanning the things. Okay, you scan the things, then it is easily made of PDF. अब वो scanners हमारे मोबाइल फ़ोन में ही आ गए हैं। पहले देखिए कितना जल्दी ये मूव होता है, जल्दी फास्ट है। बड़े अगर आपको स्कैन करना है, कई सारे पेजेस आपको एक साथ स्कैन करने हैं, तो स्कैनर भी यूज़ होता है। आई हैव गॉट इन माई कॉलेज, आई हैव गॉट अ स्कैनर। वो स्कैनर जेरोक्स से भी स्पीड से स्कैन करता है। आप पेजेस लगा दीजिए 100 पेजेस, तो वो 100 मिनट में या उससे भी कम में जस्ट फट 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 वो पूरा का पूरा स्कैन करके निकाल देता है।
तो ये फास्ट डॉक्यूमेंट और डिजिटल डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए, जिसे आईसीटी टूल हम कहते हैं, नोट्स करनी है या एक 100 पेज का पूरा किताब हमें पीडीएफ कन्वर्ट करना है, तो वो बहुत आसान है। 15 मिनट में पूरा 100 पेज का किताब स्कैन करके आपको पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार हो जाता है वो। तो हाई स्पीड स्कैनर्स, दे ऑल्सो इम्पॉर्टेंट आईसीटी टूल। गूगल क्लासरूम, ये भी एक टूल है जो आपके कॉलेज में यूज़ करते होंगे आपके टीचर्स, जिसमें हम सब लोग एक साथ जुड़ सकते हैं। इसमें आपको टीचिंग भी किया जाता है, सारे लेक्चर्स उसमें सिंक्रोनाइज रहते हैं, आपको टेस्ट भी दिए जाते हैं, आप ऑनलाइन टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, उसके रिजल्ट्स भी आपको पता चल सकते हैं, आपको असाइनमेंट दिए जा सकते हैं, वो असाइनमेंट भी आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। तो एक पूरा का पूरा क्लासरूम जैसा माहौल या क्लासरूम जैसा एप्लीकेशन गूगल ने बना के दिया है, दैट इज कॉल्ड गूगल क्लासरूम। देन Zoom is also online meeting platform or online teaching platform. Now there are many workshops. Nowadays we conduct various workshops जिसे webinar कहते हैं आजकल। तो वो that webinar, there is a seminar webinar which is conducted on web, that is through internet and through different applications. So Zoom is an important application where you can add people in the meeting, you can add people in the seminar webinar. One person can speak, one person can deliver, then he can share the things. जैसे Zoom पे मैं लेक्चर देता हूँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, तो उसके प्रेजेंटेशन है मेरे पास, सो आई शेयर दोज प्रेजेंटेशन एट द सेम टाइम। सो ऑन द स्क्रीन on one corner I can be seen as a speaker, and then at the same time my presentation is also shared. So that is also ICT tool that to make the communication effective. ये क्या है, ये सारे तरीके किस लिए है? सिर्फ मैं देखता, जैसे वीडियो है मेरा या फिर मैं कोई लेक्चर दे रहा हूँ, तो सिर्फ मैं दिखूंगा, आपको कुछ नहीं कंटेंट दिखेगा, तो वो बोर हो जाता है कुछ देर के बाद में, और हमारा जो फोकस है वो कम हो जाता है। टेक्नोलॉजी की वो एक कमजोरी है कि मैं अगर 1-to-1 आपसे मिल रहा हूँ, आपके क्लास में आके, आपके कॉलेज में आके, अगर मैं कई कॉलेजेस में जाता हूँ तो वहाँ पर जाके लेक्चर, अगर फेस टू फेस लेक्चर देता हूँ इन पर्सन, तो वो 1 घंटा भी मैं बात कर सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ऑनलाइन मोड में हम लोग एक आधे घंटे के बाद में हमारा फोकस कम हो जाता है। तो इसलिए ये टूल्स है कि जिसके माध्यम से कुछ प्रेजेंटेशन शेयर किया जाए, कुछ पिक्चर शेयर किए जाए, तो आपका इंटरेस्ट बना रहता है। तो आईसीटी टूल्स में जूम का भी एक बहुत बड़ा रोल है। व्हाट्सएप ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल वेयर वी कैन शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट एजुकेशन। जैसे मैं मेरे लेक्चर के अंत में ये कहते रहता हूँ कि हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी जो है उसको ज्वाइन कीजिए। क्यों ज्वाइन कीजिए? बिकॉज एट द सेम टाइम just in a few seconds I can reach out to many people and I can share the information. आज 1800 मेरे स्टूडेंट्स भाई बहन जो है उन तक अगर इंडिविजुअली ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो कितना समय लगेगा, जो काम मैं सिर्फ 2 सेकंड में कर सकता हूँ। कि आज का जैसा वीडियो ये अपलोड हो गया कि इसकी लिंक मैं 2 सेकंड में शेयर कर सकता हूँ, तो 1800 लोगों तक वो पहुँच जाती है इमीडिएटली, और वो लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो दैट ऑल्सो इज़ वेरी मच हेल्पफुल। आईसीटी टूल्स में और कुछ टूल्स जो ऐड होते हैं वो है ईमेल। अब इसके डिटेल्स हम और पढ़ेंगे। अब अभी हमारा ऑप्शन ये है कि हम लोग सिर्फ आईसीटी टूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम आईसीटी के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं टॉपिक 2 में। तो ईमेल ये इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट बोर्ड होते हैं आजकल कॉलेजेस में, स्मार्ट बोर्ड होते हैं, तो वो स्मार्ट बोर्ड का यूज़ किया जाता है, जो पूरा का पूरा स्मार्ट बोर्ड एक कंप्यूटर बन जाता है। कंप्यूटर का स्क्रीन जैसे रहता है वैसा उसका स्क्रीन तैयार होता है, और उसके ऊपर आपको पढ़ाया जा सकता है। इंटरैक्टिव बोर्ड ये उससे इवॉल्व की गई बात है कि इंटरैक्टिव बोर्ड में आप लिख भी सकते हैं, डिजिटली लिख सकते हैं, किसी एक चीज़ को राउंड कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, आपको 3D में चीज़ें दिखा सकते हैं। जैसे हार्ट, अगर कोई मेडिकल कॉलेज में या कहीं बॉटनी में, हमें अगर बॉटनी है, जोलॉजी है, बायोलॉजी है, तो अगर उसमें अगर हम हार्ट सिखा रहे हैं तो हार्ट वैसे सिखाना तो आपको पिक्चर दिखाए, लेकिन इंटरैक्टिव बोर्ड में वो 3D में आ सकता है। तो हार्ट वो सामने से कैसे दिखता है, पीछे से कैसे दिखता है, उसमें आर्टरीज कैसे जाती है, ब्लड फ्लो कैसे होता है, उसमें प्यूरिफाई कैसे होता है, वो बाहर कैसे निकलता है, कई सारे ऑर्गन को कैसे पहुंच सकता है, ये पूरा का पूरा 3D मॉडल आपको वो सामने दिख सकता है। तो उसका इम्पैक्ट जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है, उसका इम्पैक्ट बढ़ जाता है। तो दैट इटसेल्फ इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। सो दीज आर द ICT टूल्स विच आर
टू बी अंडरस्टूड। ये आपको समझना जरूरी है, इसलिए कि आने वाले दिनों में आप अगर टीचिंग करते हैं, आप में से कुछ लोग अगर टीचर बनते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। सिर्फ टीचिंग के लिए नहीं, आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो अपना, तो आपको पता होना चाहिए स्मार्ट बोर्ड कैसे होता है, इंटरैक्टिव बोर्ड कैसे होता है, इंटरैक्टिव बोर्ड का फायदा क्या है, आपका प्रेजेंटेशन। और देखिए, हम लोग ऐसे दुनिया में रह रहे हैं जहां पर प्रेजेंटेशन मैटर्स। प्रेझेंटेशन की सबसे ज्यादा अहमियत आहे. सगळ्यात जास्त महत्त्वाचं आहे प्रेझेंटेशन. तुम्ही कसं प्रेझेंट करता गोष्टीला, त्याच्यावरच सगळ्या गोष्टी अवलंबून आहे. आणि त्याच्यासाठी म्हणून हे ICT टूल्स अतिशय महत्त्वाचे आहे. MS वर्ड आपल्याला आलं पाहिजे. वी हॅव टू नो MS वर्ड, MS एक्सेल एंड इम्पॉर्टेंटली पावर पॉइंट. ये 3 जो फीचर्स है ना ऑफिस के, MS ऑफिस के, ये 3 फीचर तो कम से कम हमें पता होना चाहिए. MS वर्ड मालूम होना चाहिए जिसमें हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं. आजकल तो MS वर्ड के जो वर्जन है ना वो इतने बेहतरीन है कि आप सिर्फ डॉक्यूमेंट के कई सारे टेम्पलेट्स भी दिए हुए हैं आजकल. अब ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आप सबको समझ में आने वाली बातें हैं. आपके लिए आपका ही है ये, मैं सिर्फ उसको रिमाइंड कर रहा हूँ. उसके कई सारे टेम्पलेट्स हैं. अगर आपको कोई रिपोर्ट लिखना है तो रिपोर्ट किस तरह से लिखा जाए, तो उसमें रिपोर्ट के कई सारे उसके टूल्स दिए हैं. कई सारे सैंपल रिपोर्ट्स हैं. आपको सिर्फ वो सिलेक्ट करना है कि कौन सा रिपोर्ट है. वो सिलेक्ट करके उसमें आपकी इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है. वो बहुत बेहतरीन डिजाइन से रिपोर्ट तैयार हो जाएगा. ऑलरेडी इट इज ऑलरेडी देयर. टेम्पलेट जिसे कहते हैं, वैसे ही टेम्पलेट्स एक्सेल के हैं. एक्सेल एक बहुत अच्छा MS ऑफिस का एक टूल है कि जिसमें कैलकुलेशन भी होता है. आपको 100 लोगों के मार्क्स और टोटल और उसका परसेंटेज अगर निकालना है तो बहुत आसान है. आप सिर्फ मार्क्स भर दीजिए, उसका एक फार्मूला लगा दीजिए, तो पूरे के पूरे उसका कैलकुलेशन होकर आपके पास शीट तैयार हो जाती है. तो कई जगह MS एक्सेल भी बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया जाता है. बहुत काम की चीज़ है. एंड पावर पॉइंट इटसेल्फ, उसका तो कोई दो राय नहीं है. पावर पॉइंट इज ऑलवेज यूजफुल टू मेक योर प्रेजेंटेशन इफेक्टिव. अब ये प्रेजेंटेशन भी बहुत बेहतरीन बनाए जाते हैं कभी कभी, बहुत सुंदर. तो ये इसमें मास्टरी लेना, जिसमें इसमें यू गेट एक्सेल योर सेल्फ एंड बिकम वेरी मच यूज टू इट, टू यूज दैट टेक्नोलॉजी, टू गेट दैट ईज ऑफ हैंडलिंग टेक्नोलॉजी. ये सब आप लोगों को तो बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि आप अगर सेमिनार कर रहे हैं तो आपको पावर पॉइंट यूज़ करना ही है, आपको इंटरैक्टिव बोर्ड यूज़ करना है, आपको ईमेल पता होना ही चाहिए. वो किस तरह से ईमेल, उसमें CC क्या होती है, फिर कार्बन कॉपी किसे कहते हैं, आप किस तरह से उसको स्टोर कर सकते हैं, वो ईमेल का पूरा थ्रेड कैसे स्टोर होता है. ये सारी की सारी चीज़ें हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन ये सारा आपको मालूम होना ज़रूरी है. तो ये सारे के सारे ICT टूल्स हैं. ICT टूल्स के क्लासिफिकेशन कैसे किए जा सकते हैं, तो फिजिकल ICT हार्डवेयर, जिसमें ऑडियो विजुअल टेलीफोन्स और कंप्यूटर्स आते हैं. फिजिकल ICT हार्डवेयर. ऑडियो विजुअल एड्स है, लैपटॉप है, कंप्यूटर्स है, जिसमें टेलीफोन्स है, जिसमें प्रोजेक्टर्स है, जो हमारे कॉलेजेस में लगे प्रोजेक्टर्स हैं. ये सारा का सारा फिजिकल ICT हार्डवेयर में आता है. नॉन फिजिकल ICT हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर एंड वायरलेस नेटवर्क. मैं जैसे आपको मैंने बताया कि मैं जो प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ वो OBS स्टूडियो नाम का एप्लीकेशन है, वो सॉफ्टवेयर है. तो सॉफ्टवेयर ये भी एक नॉन फिजिकल ICT सॉफ्टवेयर कहलाता है. नॉन फिजिकल है ये सॉफ्टवेयर. की ऐसी चीज़ नहीं है जैसे ऑडियो विजुअल में USB है या टेलीफोन है, वो हाथ में ले सकते हैं हम लोग. फिजिकल ICT आप समझ रहे होंगे, तुमच्या लक्षात असेल. फिजिकल ICT म्हणजे जी गोष्ट आपण हातात घेऊ शकतो, आपण अनुभवू शकतो. पण सॉफ्टवेअर हे कुठल्याही कम्प्युटरमध्ये राहू शकतं. त्यामुळे सॉफ्टवेअर आणि वायरलेस नेटवर्क मुख्य म्हणजे, जे वायरलेस नेटवर्क असतं, वायफाय असेल किंवा ब्ल्यूटूथ टेक्नॉलॉजी असेल, हे सगळं जे आहे हे वायफाय आहे, वायरलेस आहे. तर हे वायरलेस नेटवर्क नॉन फिजिकल ICT सॉफ्टवेअरमध्ये येतं. आणि तिसरं आहे कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी सर्व्हिसेस. बघा, ICT टूल्सचं क्लासिफिकेशन आपण करतोय. फिजिकल ICT हार्डवेअर म्हणजे ॲक्च्युअल कम्प्युटर, लॅपटॉप, प्रिंटर, स्कॅनर, USB पोर्ट, पेन ड्राईव्ह, हार्ड डिस्क, प्रोजेक्टर, हे सगळं जे आहे ते ऑडिओ विज्युअल, टेलिफोन, सेलफोन, कम्प्युटर्स, हे सगळं फिजिकल हार्डवेअर. सॉफ्टवेअर आणि वायरलेस टेक्नॉलॉजी, वायरलेस नेटवर्क जे आहेत, हे सगळं जे आहे ते नॉन फिजिकलमध्ये. आणि कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजीमध्ये इंटरनेट अँड ईमेल सर्व्हिसेस, ज्याच्या थ्रू कम्युनिकेशन केलं जातं, ज्याच्या थ्रू सोशल मीडिया वापरतो आपण, ज्याच्या थ्रू ईमेल सर्व्हिसेस जातात, हे सगळं कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी सर्व्हिसेस आहेत. हे आहे ICT टूलचं क्लासिफिकेशन. 2 मार्कासाठी हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. दिस क्वेश्चन मे बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स.
short answer question that classify the ICT tools. So you will write the answer of it, which is there reflected on the screen. So finally, application of ICT in डे टू डे लाइफ. एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है डे टू डे लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में ICT कहाँ आता है? बैंकिंग, जैसे मैंने आपको बताया, बैंक में जाने की जरूरत ही नहीं है आपको सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बैंक के जो है वो आप अपने ऐप से कर सकते हैं, मोबाइल पे जो ऐप है वो, या कंप्यूटर पे नेट बैंकिंग से कर सकते हैं. एजुकेशन, फिर से दोहराने की ज़रूरत नहीं है, एजुकेशन में हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है. आज आपका एग्ज़ाम फॉर्म भी आप ऑनलाइन भर रहे हैं. सो एजुकेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. ट्रांसपोर्ट, रेलवे का रिजर्वेशन ऑनलाइन कर रहे हैं, फ्लाइट का रिजर्वेशन ऑनलाइन कर रहे हैं, बस का रिजर्वेशन ऑनलाइन कर रहे हैं, बस कहाँ से कहाँ तक जा रही है वो ट्रैक कर रहे हैं. ओके, सो इफ माय डॉटर इज कमिंग फ्रॉम पुणे टू अमरावती, वो पुणे से अमरावती आती है, तो उसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कब पहुंचूंगी, कौन सा टाइम रहेगा, कोई ज़रूरत नहीं है. वो एप्लीकेशन जो है रेड बस का, उससे माध्यम से मैं ट्रैक कर सकता हूँ कि वो कहाँ तक आई है बस. तो वो बस मूर्तिजापुर के बाद में जब आगे बढ़ती है तो थोड़ी देर के बाद में मैं निकलता हूँ उसे लेने के लिए. या फिर वो व्हाट्सएप पे अपना लोकेशन शेयर कर देती है, तो आई कैन गेट इन्फॉर्मेशन. तो ट्रांसपोर्ट ये इतना आसान हो गया है ICT के यूज के माध्यम से. मेडिसिन, बहुत बड़ा परिवर्तन आहे, क्रांती आहे. मेडिसिनच्या क्षेत्रामध्ये तर क्रांती झाली आहे. तुम्ही आज कुठलंही मेडिसिन घेता त्याचं इन्फॉर्मेशन तुम्हाला मिळू शकते, त्याचे डोसेस कसे असतात, ते कधी घ्यायचं आहे, कोणतं औषध, प्रत्येक वेळी नाही तर आपल्याला औषधाची माहिती घेण्यासाठी डॉक्टरकडे जावं लागायचं. आता औषध जर आपल्याकडे असेल तर त्याचं कुठल्या याच्यासाठी लागू पडतं, कोणत्या ॲलर्जीजसाठी ते औषध लागू नाही पडत, कोणतं आजार असताना ते घेऊ नये, कोणतं आजार असताना ते घेतलं पाहिजे, किती घेतलं पाहिजे, सगळी इन्फॉर्मेशन आपल्याला मेडिसिनच्या माध्यमातून, ICT टूल्सच्या माध्यमातून मिळू शकते आणि ICTमध्ये ते यूज होतं. आता तर आपल्याला टेलिमेडिसिन देखील आहे. म्हणजे आपल्याला घर बसल्या काही बेसिक आजार जे आहेत ना त्याच्यासाठी डॉक्टरकडे जाण्याची गरजच नाही. आपण आपले सिम्पटम्स टाकले की आपल्याला मेडिसिन आपल्या घरी पोचू शकतं. इतकी जबरदस्त क्रांती या क्षेत्रामध्ये झाली. ॲग्रिकल्चर, मोठ्या प्रमाणात क्रांती झाली. कशा पद्धतीने शेती केली पाहिजे, कशा पद्धतीने पेस्टिसाईड किती टाकले पाहिजे, त्याचं प्रमाण कसं असलं पाहिजे, कोणतं पीक घेतलं पाहिजे, वातावरणाचा अंदाज, हवामानाचा अंदाज, सगळं काही शेतासाठी, शेतीसाठी ICT टूल्स वापरले जातात. ई-कॉमर्स, हे पोरं अनेक ठिकाणी गाड्या घेऊन मोठमोठ्या बॅग्स लावून फिरताना दिसतात आपल्याला. मग ते ॲमेझॉन असेल, मग फ्लिपकार्ट असेल, वेगवेगळ्या ऑनलाईन कंपन्या आहेत की ज्याच्या माध्यमातून वस्तू विकत घेतल्या जातात. आणि ई-कॉमर्स इंडस्ट्री हा एक मोठा बिझनेस आहे. जसं ॲमेझॉन कंपनी असेल, जगात कुठंच दुकान नाही आहे, देर इज नो शॉप, but it is the biggest marketing agency or marketing business worldwide, जगामध्ये सगळीकडे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आहे. हा ई-कॉमर्सचा बेनिफिट आहे. ई गव्हर्नन्स देखील अतिशय आवश्यक आहे. तुमच्या सगळ्यांना आता अपार ID आहे, बरोबर, ज्याला ABC म्हणायचो आपण, अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट आहे. आता त्यासोबत अपार ID देण्यात आलेलं आहे. त्या अपार IDच्या माध्यमातून तुमचे सगळे डॉक्युमेंट, माझ्या बोलण्यात हे आधीच्या एपिसोडमध्ये आलं की सगळे डॉक्युमेंट आता अवेलेबल राहणार आहेत. तुम्हाला तुमची डॉक्युमेंट ठेवायची चिंताच करायची गरज नाही. माझं जर बघितलं की माझ्याकडे माझ्या स्टडीमध्ये फाईल्स आहेत आणि 10वीपासून तर किंवा त्याच्या आधीपासूनचे जे डॉक्युमेंट आहेत ते सगळे लावून ठेवलेले आहेत व्यवस्थित. ते डॉक्युमेंट खराब होतात, ते कधी फाटतात, अजून काही होऊ शकतं, ते लॉस होऊ शकतं. तुम्हाला एकदा अपार ID तयार केला की चिंताच नाही तुम्हाला. कोणतंही डॉक्युमेंट, तुमचं 10वीचं बोर्ड सर्टिफिकेट, तुमची मार्कशीट, तुमचं डोमिसाईल सर्टिफिकेट, तुमचं कास्ट सर्टिफिकेट, तुमचं व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट, तुमचं डिग्री सर्टिफिकेट, तुमच्या मार्कशीट, तुमची डिग्री, तुमचं 10वी-12वीचं बोर्ड सर्टिफिकेट, सगळंचं सगळं, तुमचं लायसन्स, तुमचं इन्शुरन्स, तुमच्या गाडीचे कागदपत्र, सगळंचं सगळं तुमचं ऑनलाईन अवेलेबल राहणार आहे, केव्हाही कुठेही अवेलेबल. मागितलं कोणी की फक्त डाउनलोड करायचं आणि दाखवायचं. ऑथेंटिकेटेड डॉक्युमेंट, ग्रेट, त्याला ई-गव्हर्नन्स असं म्हणतात. फक्त हे नाही तर शासनामध्ये, महाराष्ट्रच नाही तर भारतभरातल्या शासनामध्ये, जगभरातल्या वेगवेगळ्या शासनाच्या प्रक्रियेमध्ये आता आपल्याला ई-गव्हर्नन्स दिसतो. आपण ऑनलाईन फॉर्म भरतो. शेतकरी देखील त्यांना मिळणारे बेनिफिट्स जे आहेत ते मिळवण्यासाठी ऑनलाईन फॉर्म भरतात. हे सगळं ई-गव्हर्नन्स आहे.
डिफेन्समध्ये देखील ICTचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो, ज्याच्यामध्ये आता ड्रोन टेक्नॉलॉजी मोठ्या प्रमाणात आली. ड्रोन टेक्नॉलॉजी इज अडॉप्टेड. अत्यंत सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स तयार केले जातात, ज्या ड्रोन्सच्या माध्यमातून डिफेन्स मेकॅनिझम फार जोरदार तयार करण्यात आलेलं आहे. डिफेन्सचं मेकॅनिझम, मग पेट्रोलिंग असेल किंवा वस्तू कॅरी करणं असेल. जुन्या पद्धतीमध्ये सियाचीन ग्लेशियर जो पार्ट आहे त्या ठिकाणी ते हेलिकॉप्टर पाठवले जातात. फार तो सियाचीन पार्ट असा आहे की ज्या ठिकाणी प्रचंड टेम्परेचर कमी असतं, म्हणजे -40 डिग्री टेम्परेचर असतं, आणि तिथे आपल्या देशाचं रक्षण करण्यासाठी आपले सैनिक आहेत. विचार करा, कुठल्या हजार्डस कंडिशनमध्ये आपले सैनिक असतात. दे स्टे देअर स्ट्रॉंगली इन ऑल हजार्डस कंडिशन. पण मग त्यांना वस्तू पोहोचवण्यासाठी बरेच वेळा हेलिकॉप्टर्स पाठवले जायचे. मग ते हेलिकॉप्टर्स कधी कधी बर्फाचे वादळ आल्यानंतर अडकून जायचे, हेलिकॉप्टर पडायचे, वैमानिक मरायचे, त्याच्यामध्ये ॲक्सिडेंट्स व्हायचे. आता ड्रोन कॅरी करतात. इतके स्ट्रॉंग ड्रोन आहेत की त्या सगळ्या सैनिकांसाठी खाण्यापिण्याचं साहित्य ड्रोनच्या माध्यमातून पाठवलं होतं. सो दॅट ऑल्सो इज अन इम्पॉर्टंट ICT ॲप्लिकेशन इन डे टू डे लाईफ. एज्युकेशनल रिसोर्सेस कुठले कुठले आहेत ते तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे. येणाऱ्या काळामध्ये तुम्हाला जर एज्युकेशनमध्ये काम करायचं आहे किंवा कुठेही काम करायचं असेल तरी तुम्हाला हे माहिती असलं पाहिजे. डिजिटल लायब्ररी, याच्याबद्दल मी मागच्या एपिसोडमध्ये बोललो. ग्रीनस्टोन नावाची एक वेबसाईट आहे ज्याच्या माध्यमातून तुम्हाला हे रिसोर्सेस अवेलेबल होतात. DSpace ही देखील एक वेबसाईट आहे ज्याच्या थ्रू तुम्हाला वेगवेगळी पुस्तकं, वेगवेगळे जर्नल्स, जगभरामध्ये लिहिल्या गेलेले रिसर्च पेपर याची इन्फॉर्मेशन मिळते. UGC इन्फोनेट हा देखील एक इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करणारा प्लॅटफॉर्म UGCने तयार केलेला आहे. जर्नल कन्सोर्शियम. जेवढे जर्नल्स आहेत, रिसर्च जर्नल लिहिले जातात, ते ऑनलाईन पद्धतीने स्टोअर केले जातात, जे अधिकृत आहेत ते, आणि ते सगळेच्या सगळे जर्नल कन्सोर्शियममध्ये आपल्याला अवेलेबल होतात, जे तुम्ही पाहू शकता. तुमच्या विषयाशी संबंधित असलेले रेफरन्सेस त्या ठिकाणी मिळू शकतात. ज्यांना पुढे भविष्यात रिसर्च करायचा आहे त्या लोकांसाठी हे फार महत्त्वाचं ठरतं. इन्फ्लिबनेट अहमदाबाद, इन्फ्लिबनेट नावाची एक संस्था अहमदाबादमध्ये काम करते, ज्याच्या माध्यमातून मी जसं सांगितलं तसं हजारो पुस्तकं आपल्याला अवेलेबल आहेत. आणि त्याहून महत्त्वाचा भाग म्हणजे इन्फ्लिबनेटच्या माध्यमातून भारतातल्या सगळ्या लायब्ररीज कनेक्ट झाल्या आहेत एकमेकांची. त्यामुळे जेवढे काही रिसोर्सेस आहेत ते सगळे रिसोर्सेस अवेलेबल आहेत आता एका प्लॅटफॉर्मवर, आणि म्हणून हे एज्युकेशनल रिसोर्सेस कामात आहेत. अर्नेट न्यू दिल्ली हे महत्त्वाचं आहे. स्वयं आणि मूक्स हे देखील प्लॅटफॉर्म असे आहेत, जसं हा एक कोर्स मी तुम्हाला ऑनलाईन देतो आहे, असे ऑनलाईन कोर्सेस स्वयं आणि मूक्स या प्लॅटफॉर्मवर अवेलेबल आहे. ज्या स्वयं हा गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचा प्लॅटफॉर्म आहे, मूक्स देखील, ज्याला मॅसिव्ह ओपन ऑनलाईन कोर्सेस असं म्हणतात, ते देखील मूक्स अवेलेबल आहेत मोठ्या प्रमाणात. तर हे सगळे एज्युकेशनल रिसोर्सेस आहेत जे तुम्हाला कामात येऊ शकतात, की जे तुमच्या एज्युकेशन प्रोसेसमध्ये अतिशय कामाचे आणि महत्त्वाचे आहेत, की तुम्हाला व्हेरायटी ऑफ एज्युकेशनल रिसोर्सेस अवेलेबल आहेत. व्हेरायटी ऑफ एज्युकेशनल रिसोर्सेस तुम्हाला एनरिच करतात, आणि ते एनरिचमेंट जे आहे हे आपल्याला डेव्हलपमेंटच्या प्रोसेसमध्ये फार उपयोगाचं असते. हे एज्युकेशनल रिसोर्सेस आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहेत. एकंदर ICTच्या प्रोसेसमध्ये पार्ट 1 आणि पार्ट 2मध्ये आपण ICT संबंधीची माहिती घेतली, डेफिनेशन घेतली, त्यानंतर ICTचे टूल्स कुठले आहेत ते आपण पाहिले, त्याचं क्लासिफिकेशन पाहिलं, आणि डे टू डे लाईफमध्ये ICT कुठे यूज होतं याचा देखील अभ्यास आपण केला. हा होता पार्ट 2 आपल्या टॉपिक 2चा. ओके, आपण युनिट 2 शिकतो आहे VEC 2 या प्रोग्रॅममध्ये. यानंतर पुढच्या एपिसोडमध्ये आपण टॉपिक 3वर जाणार आहोत, दॅट इज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ईमेल, ब्लॉग अँड सोशल मीडिया. जे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आहे ज्याच्यामध्ये ईमेल, ब्लॉग आणि सोशल मीडिया आहे, हे आपण बघणार आहोत. त्या एपिसोडमध्ये अतिशय महत्त्वाच्या गोष्टी आपल्याला बघायच्या आहेत. नेक्स्ट एपिसोडमध्ये आपण ते पाहणार आहोत. तोपर्यंत माझं चॅनल लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, इन्फॉर्मेशन विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवा, आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ही इन्फॉर्मेशन तुम्ही देखील माझ्या वतीनं अनेकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करा. दॅट विल ऑल्सो बी व्हेरी मच हेल्पफुल अँड इम्पॉर्टंट फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न a very important subject in our curriculum, that is Value Education Course 2, especially for BCom Part 1 and BSc Part 1 Semester 2 students. Okay, so till then, till the next episode, just take care of yourself and be very happy. Learn the things in the most wonderful manner. Thank you so much. Bye-bye.